हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग पीटी 365 का इन्वायरमेंट में पोल्यूशन टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन, पहला न्यूज़ था रिगार्डिंग दी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोल्यूशन है, इसने लॉन्च किया था इस प्लेटफॉर्म को ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज and it led by the UNEP. This year's theme focus was the invest in the clean air now. तो जो ये है क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोल्यूशन है कि 2012 में बना है बाय UNEP एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप है ऑफ मोर देन 160 गवर्नमेंट। इंडिया ने ज्वाइन किया 2019 में एंड इट वर्क टू रिड्यूस दी पावरफुल बट शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट हैं। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स में क्या क्या है? मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFCs एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स एंड ये सबको रिड्यूस करता है। तो CCAC एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम देखें तो इट इज़ वन स्टॉप शॉप दैट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस एंड टूल्स प्रपोज्ड टू मीट द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस interim target. It is a component of CCAC Clean Air Flagship and contribute to implementation of UNES 6 resolution. The United Nations Environment Assembly 6th session resolution 10 was focused on promoting regional cooperation and air pollution to improve the air quality globally. WHO air quality guideline क्या है? तो they are the set of evidence based recommendation of limited values for specific air pollutants. They recommend the recommended levels and interim targets for common air pollutants और जो है particulate matter है ओजोन, SO2, NO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड फॉर इंस्टेंस 24 आवर मीन जो मीन ऑफ PM 2.5 है शुड नॉट एक्सीड दी 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटेड न्यूज़ में ग्लोबल जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O असेसमेंट रिपोर्ट है इट वॉज पब्लिश्ड बाय CCAC एंड FAO एंड इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट फोकस सोनली ऑन N2O इन मोर देन अ डिकेड। की फाइंडिंग में एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ N2O हैज़ इंक्रीज्ड ग्लोबली by 40% सिंस 1980 with 75% originating from agriculture. नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये कलरलेस odorless non-inflammable गैस है that suppose combustion and used for anesthesia भी होती है नाइट्रस ऑक्साइड with and other therapeutic benefits हैं। इसको लाफिंग गैस बोलते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 times है than the CO2। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन MOFCC ने made it mandatory for all coal-based thermal power plant to install this FDG सिस्टम। जो ये फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन है इट कैन रिमूव 90% ऑफ SO2 फ्रॉम दी फ्लू गैस इमिशन ऑफ कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स। मेजॉरिटली 3 टाइप्स के होते हैं। ड्राई सॉर्बेंट होता है, इसमें लाइमस्टोन इंजेक्शन करते हैं। वेट लाइमस्टोन बेस्ड होता है, सी वाटर बेस्ड है। एंड जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कलरलेस रिएक्टिव एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है। हाई कंसनट्रेट ऑफ SO2 इज जनरली लेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स एंड जो SOx है कैन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन एंड ये इरिटेट करता है द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई, नोज, थ्रोट एंड लंग्स को। High concentration of SO2 can cause inflammation and irritation in the respiratory system and oxides of sulfur and nitrogen react with the rain water, उसके साथ इसे ड्रेन बनाते हैं। इमिशन सोर्स जो है इसमें फॉसिल फ्यूल कंबशन और नेचुरल वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकल सकता है। वाटर पोल्यूशन में चलते हैं अब। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में स्टेटस ऑफ वाटर यूज इन इंडिया का देखें तो ग्राउंड वाटर में एज पर द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज़ करती है। तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है ये डिक्रीज़ किया है मार्जिनली इन 2024 एंड 3.05% असेसमेंट यूनिट्स आर क्रिटिकल लेवल पे है। 3.5%, 11% जो है ओवर एक्सप्लॉटेड है। कंसंट्रेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉटेड यूनिट में मिली नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब ओवर एक्सप्लॉटेड यूनिट्स हैं। वाटर एसेसिबिलिटी एंड यूज़ देखें तो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है
but only 4% of its water resources. Distribution of fresh water में ice caps, ground water, fresh water lakes, rivers ये सारे हैं. Urban में 31% households lack access to the piped water, 67% not connected to a piped sewage discharge system. Irrigation में largest user of India's water reserve with usage of 78% of the total reserve. ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया देखें अगर तो जल मंदिर है इन गुजरात एंड खत्री खुल है इन हिमाचल प्रदेश, जाबो इन नागालैंड, इरी एंड ओरोनिस इन तमिलनाडु, डोंग्स इन आसाम, कोटास बंदाज उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में, पार राजस्थान पट है मध्य प्रदेश में. दिया ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है इंडिया का. सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसमें जल जीवन मिशन हो गया. कंपोनेंट ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना है, लाइक हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप. एंड अटल भूजल योजना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. कैच द रेन जल शक्ति अभियान है. नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर 2022. नेशनल पावर टैरिफ 2016 एंड नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में नीरू छेत्तू है आंध्र प्रदेश का, रिजनोवेटिंग एंड वर्टिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. एंड जल जीवन हरियाली है बिहार में. एंड जल ही जीवन है कैंपेन हरियाणा का. एंड मिशन ककातिया है, मिशन ककातिया तेलंगाना में. जल ही अमृत इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया गया अंडर अमृत 2.0. एंड का एम है टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स एंड यूटीज फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, also termed the used water treatment plants, to produce a continuous supply of high quality treated water and to promote a circular economy of the water. Purpose to foster intercity competition and build treatment facility capacity and incentivize high quality treated water discharge through the systematic improvements. Strategy of rating based incentives. तो this used water treatment plants will be awarded clean us through a star rating system. Incentives will be provided to urban local bodies and parastatal agencies based on the comprehensive evaluation process. बहुत अमृत देखें तो अमृत 1.0 है, अमृत 2.0 है. अमृत 1.0 में 2015 में लॉन्च हुआ था, ये 2021 में लॉन्च हुआ था 2.0. एंड ड्यूरेशन जो था 2015 से 2020 तक के लिए था नंबर 2.0, ये 2026 तक के लिए है. एंड इसने 500 सिटीज़ एंड टाउन्स को कवर किया था. एंड नंबर 2.0 ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इन इंडिया विल कवर. फोकस एरिया वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टेज मैनेजमेंट ये सब में था. और नंबर 2 में यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू द फंक्शनल टैप वाटर ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स है. वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज देखें तो वाटर रीयूज also commonly known as water recycling reclaims water from a variety of sources, then treats and reuses it for the beneficial purpose. Source of water for potential reuse तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री प्रोसेस एंड कूलिंग वाटर है, स्टॉर्म वाटर, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड रिटर्न फ्लोज. वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है तो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स होते हैं, अल्ट्राफिकेशन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी यूवी ओजोन के थ्रू, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल है, एंड थर्मल इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स हैं. ये वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी है. जल संचय जन भागीदारी तो ये लॉन्च हुआ था गुजरात में. इनिशिएटिव सीक्स टू कंजर्व दी वाटर विथ स्टोरेज एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड ओनरशिप. एम्स टू कंस्ट्रक्ट अराउंड 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ जल संचय इनिशिएटिव ऑफ गुजरात गवर्नमेंट दैट डेल्ट विद द मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन. अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है जन भागीदारी जन संचय इनिशिएटिव वो लॉन्च कर रहा है. एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं जल संचय जल भागीदारी का तो इट एम्फसाइजेज ऑन इंडियाज ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस and treats water as a form of god and river in the as goddess. Adopt whole of the society and whole of the government approach, and it treats water conservation not just a policy matter but also a social commitment. It aligns with the ongoing Jal Shakti Abhiyan, that is Catch the Rain, of collaborative water management. अदर रिलेटेड न्यूज़ क्या है तो यूनाइटेड नेशन का वाटर कंजर्वेशन है तो आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन दी यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्टेड एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स.
यूएन वाटर कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग नेचर है। इंडिया हालांकि इसकी पार्टी नहीं है। एंड यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन was adopted in 1997 and Indus Water Treaty 1996 is aligned with this UN Water Conservation Convention. ई फ्लो मॉनिटरिंग, तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है लॉन्च किया था उसने एन ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम रिफर्स टू द फ्लो रिक्वायर्ड टू मीट the ecological functions of the flora and fauna in the water body, developed by the National Mission for Clean Ganga, Namami Gange. And the Namami Gange program involves cleaning of Ganga and now includes its tributaries. It will allow a real-time analysis of the water quality of Ganga, Yamuna and their tributaries. It will also allow the monitoring of the Namami Gange program activities at the central level. National Water Award, the President of India presented this 5th National Water Award in the New Delhi. एंड नेशनल वाटर अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, एम्स टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर, प्रेजेंटेड इन 9 कैटेगरीज। 9 कैटेगरीज कौन कौन सी है? बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूज एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। उड़ीसा जो है इज़ द बेस्ट स्टेट एंड सूरत गुजरात इज़ द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़। Global Commission on the Economics of Water. Global Commission of the Economics of Water released the Economics of Water Valuing the Hydrological Cycle as a Global Common Good report. The Global Commission of the Economics of Water is an independent commission launched in May 2022 with a 2-year mandate. It comprised of independent and diverse policy makers and researchers focused on the sustainable water resource management. Conveying entity, Government of the Netherlands with facilitation of Organ for Economic Cooperation and Development (OECD). Waste Management, Global Framework on Chemicals, GFC Fund. GFC Fund was launched its first project call for targeting safe and sustainable management of chemicals and waste. This global framework on chemicals GFC fund जो है set up during the 5th International Convention on Chemical Management in 2023 in Bonn, Germany, and it complements the existing financial mechanism like Global Environment Facility etc. Objective जो है इसका सपोर्ट करता है लो एंड मिडिल कंट्रीज को and target the medium scale projects that strengthen the national and regional ability. This global framework on chemical fund. Executive board takes operational decisions. Composition में 2 national representative of each UN region है इसमें. Financial support में selected projects will receive voluntary funding of 30,000 से लेकर $80,000 तक के लिए है, 3 लाख से 8 लाख $, for up to 3 years. This GFC is a multi-sectoral agreement that outlines the target of 18 targets to address the chemical and waste management, including the prevention of illegal trade, elimination of highly hazardous pesticides in agriculture by 2035. Other global initiative में for sustainable use of chemical and waste, तो strategic approach to international climate management है. Global policy framework to minimize health and environmental impact of chemical throughout their life cycle. Basel Convention International Treaty to regulate transboundary movement and disposal of hazardous waste. Stockholm Convention है, that is global treaty dealing with the effect of persistent organic pollutants. E-waste, तो why it is in news? Recently the global e-waste monitor 2024 was released. The report is funded and prepared in the partnership by the United Nations Institute of Training and Research and Sustainable Cycle Program, International Telecommunication Units. Key highlight of the report है collection and recycling 22.3% formally collected and recycled. Region wise e-waste per capita is generated. Finding for India, तो इंडिया जो है रैंक 3rd लार्जेस्ट ई-वेस्ट जनरेटर है इंडिया. एंड ई-वेस्ट में इंक्लूड होता है अपना जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं इंक्लूडिंग सोलर फोटोवोल्टेइक, discarded as waste without the intent of reuse. एंड नीड क्या है वेस्ट मैनेजमेंट का? तो इसका एनवायरमेंटल रिस्क है, हेल्थ हज़ार्ड है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं बाय रिकवरी ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड. चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ई-वेस्ट तो है, तो इनफॉर्मल रिसाइक्लिंग है अराउंड 85% मैनेज बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बहुत बड़ा चैलेंज है.
ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2023 जो है ये लाया गया है। फर्स्ट टाइम रिकवर्ड द हजार्डस मटेरियल इन दी ई वेस्ट कंपोजिशन। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 था, जिसमें EPR की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 था इसके पहले, इसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ई वेस्ट के पहले। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 जो है ये लाया गया था। एम टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू EPR regime। एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 में it provides more clarity on exemptions of reduction of harmful substances and determination of the conversion factor of EPR certification generation measurement of refringement of the producers। E-waste management amendment rule 2024 its major provision includes relaxation of timelines for filling of returns or reports, and central government can establish one or more platform of exchange of or transfers of the EPR certificates। Exchange price of EPR certificates to be between the highest and lowest prices fixed by the Central Pollution Control Board। Global initiatives or effort to check e-waste। The Basel Convention में to check the movement of hazardous waste between countries, including e-waste, the Global E-Waste Statistical Partnership, which is a collaboration between the United Nations University and the International Telecommunication Union। E-Waste Challenge जो है ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस दैट इंक्लूड्स अ टूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइन फॉर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट वाज इशूड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022। एंड अबाउट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, द पावर ऑफ CPCB 2022 रूल्स empower the CPCB to impose and collect the environmental compensation from producers and entities involved in refurbishment and recycling of the waste battery in case of non-compliance of the rules। Applicability can also be levied on entities carrying out activities without registration, providing false information, willful concealment of material facts by the registered entities, etc., based on the polluter pay principle। It shall also be levied on the producers operating with respect to non-fulfillment of their extended producer responsibility targets। Additionally, EPR obligations में payment of environmental compensation, however, shall not absolve producers of EPR obligations set out under this rule। For instance, unfulfillment full EPR obligation for a particular year will be carried forward in the next year। की हाईलाइट क्या है ऑफ द गाइडलाइन इशूड, तो this environmental compensation to be levied is divided into two regimens, regimen 1 and regimen 2। This environmental compensation will be levied on producers for non-fulfillment of metal wise battery and or lithium ion or other batteries target। And this EC regime 2 will be levied on any entity for non-compliance of the environmental waste management rule, battery waste management rule। देन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 अगर देखें हम लोग, तो कवरेज ऑल टाइप्स ऑफ बैटरी विज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी सब करता है। एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर प्रोड्यूसर्स इंश्योर कलेक्शन, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज। एंड इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी पोल्यूटर पे प्रिंसिपल in which those who produce pollution bear the cost। And mandatory phase-in targets have been set for using recycled material in new battery products। कुछ अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखेंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसमें स्टेटस अगर देखें एज पर द UNEP एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड हो गया 2000 से 2019 के बीच में। इंडिया का 3rd रैंक है इन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक जो यूज़ होती है वो पॉलीथाइलीन टेट्राफ्थलेट है, PETE बोलते हैं, लाइक बेवरेजेस बॉटल्स होते हैं।
एंड हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है लाइक डिटर्जेंट बॉटल्स, एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड है प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह में जो होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन है बबल रैप्स जो बनाते हैं, एंड पॉलीप्रोपाइलीन है स्ट्रॉ वगैरह जिससे बनता है, और पॉलिस्टरीन है पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है। केमिकल्स यूज्ड इन प्लास्टिक एंड इट्स ह्यूमन इम्पैक्ट, तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है इन लिक्विड एंड वेपर, इंक्रीज रिस्क ऑफ लिवर एंड ब्रेन कैंसर का सकता है। बेंजीन एंड ब्यूटामीन है ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा कराते हैं। स्टारीन इज ए न्यूरोटॉक्सिक एंड पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेनिक स्टारीन। एंड बिस्फिनॉल ए जो है ये केमिकल यूज टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, बिस्फिनॉल ए। एंड इनिशिएटिव अगर देखें दैट आर टेकन टू कर्ब द प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन पोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मराइन लेटर है, एंड लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+2 समिट। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स है, मारपोल कन्वेंशन है। एंड बेसिल कन्वेंशन है अपना टू रेगुलेट प्लास्टिक डिस्पोजल हैजार्डस वेस्ट का मूवमेंट रोकने के लिए। काउंटर मीजर 2 प्रोजेक्ट है। UNEP का प्लास्टिक इनिशिएटिव है, UNE की रिजोल्यूशन ऑफ एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ग्लो लिटर एक प्रोजेक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, IMO एंड FAO टू रिड्यूस दी सी बेस्ड मराइन प्लास्टिक लिटर, ग्लो लिटर। एंड कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मराइन पोल्यूशन बाई डंपिंग ऑफ वेस्ट और एंड अदर मैटर 1972 है, जिसको लंदन कन्वेंशन भी बोलते हैं, इज रिलेटेड टू दिस मराइन पोल्यूशन ऑफ वेस्ट। फिर इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। एंड सिंगल यूज प्लास्टिक बैन विथ इफेक्ट फ्रॉम 2022। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्लास्टिक अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अनप्लास्टिक कलेक्टिव को फाउंडेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड प्रोजेक्ट रीप्लान है रिड्यूसिंग द प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। लाइफ मिशन है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ एंड कप्स। एंड कैंपेन है लाइक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया कैंपेन्स। माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करें तो रिसेंटली रिसर्चर्स हैव फाउंड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक विद इन बोथ कैनाइन एंड ह्यूमन टेस्टिस। तो माइक्रो प्लास्टिक आर स्मॉल प्लास्टिक पीसेस that are less than 5 millimeters long, harmful to the living organism, and there are 2 categories of microplastics. Primary microplastics हैं, they are tiny particles designed for commercial use such as cosmetics, clothing, etc. and microfibers shed from the textiles. Secondary microplastic are particles that are resulted from the breakdown of the larger plastic items like water bottles. इम्पैक्ट का देखते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट है। इन्वायरमेंटल में कैन बी मिस्टेकनली कंज्यूम बाय मैरीन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन हेल्थ में GI इशू होते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, एंड दे आर फाउंड इन दी ह्यूमन ब्लड, लंग, ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा एंड टेस्टिस में भी मिल रहा। माइक्रोप्लास्टिक ओवरशूट डे, तो माइक्रोप्लास्टिक ओवरशूट डे प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय द अर्थ एक्शन। एंड अबाउट प्लास्टिक ओवरशूट डे, इट marks the point when amount of plastic waste exceeds the world's capacity to manage it, resulting in the environmental pollution. It is detrimental based on the country's mismanaged waste index, and this mismanaged waste index is the gap in the waste management capacity and plastic consumption. India is very this plastic waste management of India is very high, लगभग 68.62% है mismanaged waste index of India. कमिंग टू मरकरी पॉल्यूशन, UNEP ने लॉन्च किया है 134 मिलियन इनिशिएटिव टू फेज आउट मरकरी डिवाइसेस इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो इट एम्स टू फेज आउट मरकरी थर्मोमीटर्स
and sphygmomanometer as a rate of 20% annually. Encourage adoption of accurate, affordable and safe mercury-free alternatives. मेंबर कंट्रीज़ में इंडिया भी है अपना, एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ को वो करती है, फंड करती है। WHO का एग्जीक्यूशन है। मरकरी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है, एयर, वाटर, सॉइल सब में मिलता है, एंड इट इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। जितने भी बाकी मेटल्स हैं दे आर जनरली in the solid state, and mercury is the only mercury जो है it is the only metal that is found in the liquid state. Then coming to the and it is the persistent bioaccumulation होता है, and toxic pollutants है। all humans are exposed to the low level of mercury सब में है, and several countries have established the reference level for daily and weekly methyl mercury or mercury intakes that are safe to be estimated to be safe. And sources में गोल्ड माइनिंग से आता है, कोल बेस्ड प्रॉब्लम्स में वोल्केनो से निकलता है। इफेक्ट क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट ऑन नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। मिनामाटा डिजीज़ कराता है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एंड व्हेन रिलीज इनटू एनवायरनमेंट इट एक्युमुलेट इन द वाटर lead sediments where it converts into toxic methyl mercury and enters the food chain. Minamata Convention of the Mercury adopted in 2013 at Japan and came into the force in 2017. The first global legally binding treaty है to protect the human health and environment from adverse effect of mercury, that is named after the city in Japan that became epicenter of the Minamata disease. पर्पस क्या है? बैन करना है ऑन न्यू मरकरी माइंस, फेज आउट करना है एग्जिस्टिंग ऑन्स को, फेज आउट दी एंड फेज डाउन करना है मरकरी यूज इन दी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। इंडिया रेटिफाई ने किया था इसको 2018 में मिनामाटा कन्वेंशन को। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POPs, comprehensive global study on POP was done in UN by UN Environmental Program. It is funded by the Global Environment Process Facility, POP के भी करता है। There is decline in the use of 12 POPs due to regulatory actions, and use of DDT जो है, जो कि एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, ये भी डिक्रीज हुआ है। द ह्यूमन मिल्क सैंपल ओवर 70% since 2004, and replacement of POPs due to their smaller properties, example per fluoroalkyl substance were detected at high level, PFAS जो है। फिर persistent organic pollution, POPs are chemical substances which are carbon based that persist in the environment, and ये pesticides इंडस्ट्रियल केमिकल सब यूज़ होते हैं। दे आर फोटोलिटिक एंड बायोलॉजिकली एंड केमिकल डिग्रेडेशन होता है, लाइक डाइल्ट्रीन एंड्रीन हेप्टाक्लोर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑफन हेलोजिनेटेड, करेक्टर बाई लो वाटर सोल्युबिलिटी एंड हाईली लिपिड सोल्यूबल रहेंगे, तो उसकी वजह से इनका बायो एक्यूमुलेशन होता है, एंड सेमी वोलेटाइल इन नेचर होता है। इम्पैक्ट जो है, इट कैन एंडोक्राइन डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं POPs की। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है अगेंस्ट POPs, और इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है इसको। MOFCC ने नोटिफाई किया था इसके लिए रेगुलेशन ऑफ POP रूल 2018 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड दैट GEF इज द डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन। पोल्यूटेंट्स इन न्यूज़ देखिए इसके अलावा तो DCPA है और डैक्थाल, तो ये US की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसने बैन किया था। ये वीड किलिंग पेस्टिसाइड है डैक्थाल, एंड ये यूज़ करते हैं ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, ओनियंस, ये सब के लिए वीड की क्लियर करने के लिए। एंड फीटस एक्सपोज टू इट कुड सफ़र लो बर्थ वेट, इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट एंड डिक्रीज्ड IQ एंड इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स लेटर इन द लाइफ। बिस्फिनॉल ए जो है प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज़ होता है, एंड केमिकल यूज्ड प्राइमरली इन प्रोडक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट plastics and epoxy resins, and polycarbonate plastics are often used in containers that store
food and beverages. Epoxy resins are used to coat the inside of the metal products such as जो फूड कैंस और बॉटल टॉप्स वगैरह में होता है उसमें इसको यूज़ करते हैं epoxy resins को. And polycarbonates are used in containers that store food and beverages. Exposure to bisphenol A can have health effect on brain, prostate gland of fetus, infant and children. वो कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है. फिर पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेज हैं PFAS. न्यूज सजेस्ट दैट एक्सपोजर ऑफ PFAS may impair the kidney functions through disruption in the gut microbiota. जो PFAS है पर polyfluoroalkyl substance often dubbed forever chemical because these chemicals persist in the environment and human bodies break down extremely slowly. And man-made chemicals used in everyday products such as non-stick cookware and some cosmetics. Exposure has been linked to several health issues including the cardiovascular diseases, cancer, and currently these subgroups of PFAS are listed under the Stockholm Convention as industrial POPs. टर्म्स हिंदी न्यूज़ देखेंगे अगर तो सॉइल एसिडिफिकेशन. एज पर द स्टडी एसिडिफिकेशन में स्ट्रिप इंडियन सॉइल of 3.3 billion ton of essential carbons. And soil acidification, it is a process by which the soil pH decreases over time. Factor accelerating the soil acidification, leaching of nitrogen released from the ammonia based fertilizer. And organic residue on decomposition releases organic acid roots during the active growth stage, releases CO2 into soil resulting in formation of the carbonic acid. Impact of soil acidification, loss of soil inorganic carbon, loss of microbes, increased aluminum toxicity, rise in the pathogenic fungi and decreased nutrients availability, etc. Managing acid loss, तो liming incorporation of lime, gypsum and dolomite into upper cultivable soil layer, and using industrial byproducts, pressed mud from the sugarcane industry, basic slags from the iron and steel industries, and flue dust from the cement plants can be used. Growing acid tolerant crops like sugar cane and bananas, इस सबसे एसिड सॉइल को कम कर सकते हैं. फिर बायो कवर, recent study has proposed a sustainable approach of microbial methane oxidation system called as biocover to control the fugitive methane emission from old dump sites. बायोकवर देखें तो पोरस material layers laid directly on the top of the landfill, which is then covered by the oxidizing layers of mature compost. It provides optimal condition for methanotropic bacteria to thrive and act as biofilters, hence control methane emission by converting methane into CO2. पोटेंशियल एप्लीकेशन तो रोड कंस्ट्रक्शन में, लैंड रिक्लेमेशन में कंट्रोल फ्यूजिटिव मेथेन इमिशन फ्रॉम ओल्ड डंप साइट, ये सब करना होगा. ग्रॉसओवर इफेक्ट क्या होता है, तो आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस जो है, यहाँ पे एक रिपोर्ट है दैट टॉक्ड अबाउट द ग्रॉसओवर इफेक्ट. रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑफ टॉक्सिन्स. एंड ग्रॉसओवर इफेक्ट क्या होता है कि प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द वर्ल्ड डिपॉजिट एक्यूमुलेट इन द आर्कटिक, मेकिंग आर्कटिक का हेमीस्फेरिक सिंक बन रहा है आर्कटिक. दीज आर ट्रांसपोर्टेड एज एटमॉस्फेरिक एंड ओशन करंट्स फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ग्लोबल डिस्टिलेशन और द ग्रॉसओवर इफेक्ट. तो केमिकल्स थ्रेटन द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ द आर्कटिक पीपल. उसमें पॉलीएरोमेटिक कार्बन्स हैं जो कैंसर कराते हैं, बिस्फिनॉल्स है, काजेज ओबेसिटी एंड कैंसर. एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन एंड प्लानिटरी बाउंड्रीज. तो रिसेंटली एक्सपर्ट्स कॉल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन एज अ
new planetary boundaries. And aquatic deoxygenation is overall decline in the oxygen content of oceanic and coastal waters happened when the oxygen consumption is greater than oxygen replenishment. And reasons underscoring this aquatic deoxygenation: the global warming caused by the greenhouse gas, a rise in the temperature decreases solubility of oxygen in water. Warm surface layers in the ocean prevent oxygen from mixing deeper into the ocean, leading to the low oxygen level in deep sea waters. Eutrophication में nutrients over enrichment and anthropogenic sources like agriculture lead to algal blooms and increased consumption of oxygen. Impact on ecosystem देखें तो occurrence of dead zone and ocean hypoxia effect, habitat compression, change in the marine food web, modulation of earth climate, ये सारी चीज़ें आती हैं. Planetary boundaries are a framework to describe limit to impact of the human activities on the earth system, and beyond these limits environment may not be able to self-regulate anymore. There are 9 planetary boundaries. उसमें climate change है, novel entities है, stratospheric ozone depletion है, atmospheric aerosol loading, ocean acidification, modification of geochemical flows, freshwater changes, land system change है, biosphere integrity है. 6 of the 9 boundaries have been transgressed, like ocean except ocean acidification, stratospheric ozone, atmospheric aerosol loading. ये 3 को छोड़कर बाकी जो 6 हैं ट्रांसग्रेस हो चुकी है. Next, coming to the carbonate compensation depth (CCD). तो researchers ने indicate किया that carbonate compensation depth (CCD) is expanding, and CCD it is defined as the water depth at which the rate of supply of calcium carbonate from the surface is equal to the rate of dissolution, and in the deep ocean carbonate particles in bottom sediments are supplied by the die-off of surface plankton that secretes calcium carbonate dust and shells. When these shells falls below a certain water depth, around 4000 meter, they begin to dissolve as ocean water becomes unsaturated with respect to the calcium carbonate because of increasing pressure and decreasing temperature and increasing amount of dissolved CO2. Hydrogel, Indian Institute of Science ISC has designed novel hydrogen to remove the microplastics from water. About hydrogel has a unique intertwined polymer network that can bind the microplastic and degrade them using UV light radiation. It consists of 3 different polymer layer. उसमें चिटोसन है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, एंड पॉलीएलिनीन है. बायोप्लास्टिक में some small holder formers of Nagaland are replacing bioplastic with compostable bioplastic bags made of the cassava starch. Bioplastic में they are bio-based polymers produced from renewable resources including the carbohydrate, vegetable oils, etc., and in the presence of microorganisms. Biodegradable by microbes such as fungi, bacteria, and yeast, leading to the production of CO2, water, and biomass. Alternative to plastic with similar physical properties to synthetic plastics and have a low carbon footprint. Steel slag में guidelines for utilization and processing of steel slag in road construction, released by Central Road Research Institute (CRI). So about steel slag, it is a solid waste generated in the process of steel making, and it is composed of oxides in calcium, iron, silicon, magnesium. Key application: road-based coarse material, steel slag road technology SSRT, blending material for Portland cement and fertilizer and soil improvement, etc. Benefit of SSRT:
तो टेक्निकल में इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड, इम्प्रूव्ड स्किड रेजिस्टेंस, इकोनॉमिकल देन ब्यूटिमिनस पड़ता है, एंड environmental utilization of 19 million tons of steel slag waste generated annually, reduction of the carbon footprint in the road constructions. Aerobiology advancements, new technology have enabled the real-time bio aerosol monitoring. Aerobiology is the study of the movement and impact of the airborne biological particles or bioaerosols on human, animal and plant health. Aerosols include bacteria, fungal spores, pollen grains and viruses. Bioaerosols reflects changes in the biodiversity, plant flowering pattern and distribution, all sensitive to the climate shift. Gas flaring, global gas flaring tracker report has been released by the World Bank. Global gas flaring in 2023 has increased by 7% from 2002, leading to a rise of 30 million tons of CO2 emission. मेजर कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे रशिया, ईरान, इराक, यूएसए सारे हैं. गैस फ्लेयरिंग रिफर टू द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद द ऑयल एक्सट्रैक्शन. एंड रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ गैस फ्लेयरिंग, तो सेफ्टी कंसर्न होता है टू मैनेज प्रेशर चेंज, इकोनॉमिकल logistical issue in transporting gases from oil fields are located in remote and inaccessible places, तो उसको फ्लेयर कर दो. की measures to avoid glass flaring, तो जीरो रूटीन फ्लेयरिंग करना है by 2030 इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का. लाइट पोल्यूशन, तो नाइट टाइम लाइट पोल्यूशन इज लिंक टू अल्जाइमर्स रिस्क बढ़ जाता है. तो अबाउट लाइट पोल्यूशन, इट इज़ एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट and it adversely affect our ability to observe stars and other celestial objects. And it's noted that nighttime light pollution disrupts natural circadian rhythm and hampers sleep, making individual more susceptible to Alzheimer's disease. Impact of light pollution on biodiversity, the changes in the migratory pattern leading to collusion, increased predation, etc. फिर बायो बिटुमेन, तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे मेड ऑफ बायो बिटुमेन इन नागपुर मंसार बाईपास ऑन NH44. बायो बिटुमेन जो है ये पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव टू बिटुमेन है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक बायोचार, बायो स्टेबल लिनेन, बायो ऑयल एक्सेट्रा. बिटुमेन जो है ये ब्लैक सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम दी डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल है, नोन फॉर एडेसिव प्रॉपर्टीज. इट इज़ मेनली यूज्ड इन दी रोड पेविंग एंड वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशंस. एंड बेनिफिट देखेंगे तो रिड्यूस्ड इम्पोर्ट करेगा, बूस्ट करेगा बायो इकॉनमी को. अदर सस्टेनेबल मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन में कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड असॉल्ट मिक्स, ये सारे सस्टेनेबल मॉडल्स हैं ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. मिसलेनियस में वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ है न्यूज़ में, तो वाइट कैटेगरी सेक्टर्स विल नाउ नॉट रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेट अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट ऑफ 1974. तो ये परमिशन ऑफिशियली नोन एज द कंसेंट टू एस्टेब्लिश द CTE एंड कंसेंट टू ऑपरेट CTO are granted to regulated industries that discharge effluent into the environment. White category industries will have to inform state pollution control board through self declaration. So these industries, they are partially practically non polluting category. उनको वाइट में कैटेगरी में रखा गया है CPCB. लाइक विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, बाइसिकल असेंबलीज हैं. एंड कैटेगराइजिंग ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स अगर देखें तो वाइट कैटेगरी होती है, रेड कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी है एंड ऑरेंज कैटेगरी होती है. वाइट कैटेगरी में मिनिमल और नो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन इंडेक्स 20 से कम होगा. एंड ग्रीन कैटेगरी में मॉडरेट पोल्यूशन रहेगा, पोल्यूशन इंडेक्स 21 से 20 रहेगा. लाइक राइस मिल्स वगैरह है, फ्लोर मिल्स है. रेड कैटेगरी
जो ऑरेंज कैटेगरी है इसमें हाई पोल्यूशन रहेगा 41 to 59 रहेगा, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। रेड कैटेगरी में पोल्यूशन इंडेक्स 60 और अबव रहता है, लाइक माइनिंग। इमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च, तो वाई इज इन न्यूज़। इन 15 years द रॉकेट लॉन्च पर ईयर ये ट्रिपल हो गया है, एंड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द प्लानट हैज़ इंक्रीज 10 times। एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चेस, तो एल्यूमिना, Al2O3 एंड द ब्लैक कार्बन जो सूट है absorb and trap the long wave radiation from the earth, thus resulting in warming and consequent ozone depletion। And carbon dioxide, so carbon dioxide each rocket launches produces significant high level CO2, and metallic ash may disrupt earth magnetic field, allowing more harmful cosmic radiation। And even green rockets propellants propelled by liquid hydrogen produces water vapor प्रोड्यूस करता है, जो कि अगेन ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है एट हाई एल्टीट्यूड्स। एंड मेजर ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन, तो हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट uses about 1/20 of fuel of typical ground launched heavy lift vehicle। trajectory control of re-entry, तो new effort suggest burning satellite at low altitude, that is 12 से 18 miles, to allow metal oxide to settle back to earth faster। alternative fuel and design improvement, इसके अलावा annual land use and land cover Atlas of India। एनुअल लैंड यूज़ एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया देखिए अगर हम लोग, तो रिसेंटली एनुअल लैंड यूज़ एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया वॉज रिलीज्ड बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। It aims to synthetically examine land utilization pattern to offer valuable insights into the evolving dynamics of our environment। And key highlight देखेंगे of this atlas, agriculture with over the last past 17 years जो है खरीफ and rabi cropland has expanded and fallow land diminished, and double, triple or annual crop areas have also increased by 82.22%। Since 2005 shifting cultivation increased until 2016-17, after which it witnessed a decline, and build up land mid shows an increase। फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB report to NGT showed 80% environmental fund remained unutilized। It receives compensation under the environmental protection charges, 1% of EPC for a specific new diesel vehicle, and registered only in Delhi and NCR। And then it is registered as per the received as per the order of Supreme Court। Environmental compensation, which is a policy instrument for protection of environment which works on the polluter pay principle, and NGT ने ऑर्डर किया था, उसकी वजह से रिसीव होता है। CPCB स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म्ड अंडर दी वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल pollution act of 1974। it is entrusted with the power and functions under the air prevention and control pollution act of 1981, functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। And the CPCB along with the state pollution control board are responsible for implementation of the legislation relating to the prevention and control of the environmental pollutions। CPCB promote cleanliness of streams and wells and aim to improve the quality of air in the country।
नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ में, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है NGT का। स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज़ फेसिंग एंड फ्लड लाइन इंक्रोचमेंट हो रहा है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग जो है न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी है। एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द NGT एक्ट ऑफ 2010 एंड it is headed by a chairperson with 10 to 20 judicial as well as expert members and guided by the principle of natural justice and not bound by the code of civil procedure 1908. Power क्या? Power is of the civil code, power to take suo motu cognizance, power to grant relief in the form of compensation and damages to the affected person. Mandate जो है ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है इक्विप्ड विद एक्सपर्टाइज सोली टू एडजुडिकेट इन्वायरमेंटल केसेस ऑफ द कंट्री। फर्स्ट इन्फोग्राफी से कर जाएँ तो NGT's लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ जो है केस ये इसके एडजुडिकेशन में आता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाटर prevention and control pollution act, then water prevention and control of pollution cess act 1977, FCA 1980 and air pollution act 1981, EPA 1986, public liability insurance 1991 and biological diversity act 2020। ये सब के बारे में देखता है। डिस्पोजल एंड एप्लीकेशन ऑफ अपील विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। अपील जो है इट्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग बट नॉट फाइनल। इट कैन रिव्यू जजमेंट और एन अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में विद इन 90 days डाली जा सकती है। बेंचेज में NGT हैज़ अ प्रेजेंस इन दी 5 zones। नॉर्थ जोन जो है प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में। इसके अलावा सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जोन भी है। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट एम टू डेवलप डिसिमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर द ग्राउंड वाटर इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। 1970 में बना था एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में एक्सप्लोरेटिव ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन था, उसी को नेम किया गया है। अभी जो है सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति में अंदर आता है एंड फंक्शन करता है ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन एंड साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट कराना। की इनिशिएटिव में नेशनल एक्वीफर मैपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस हैं एंड रिपोर्ट्स में डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ग्राउंड वाटर ईयर बुक है एंड एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट है एंड दीज आर दी इंडिसेस ऑफ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। फिर कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट ऑफ 2021 एंड रिप्लेस दी EPA इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन सेंट्रल अथॉरिटी था, उसको रिप्लेस किया है। मैंडेट है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी NCR रीजन and aims to achieve better coordination, research and identification of problems। की फंक्शन में स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस देता है फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। उसमें इम्प्रिजन अप टू 5 years और 1 करोड़ तक का फाइन लगता है कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा पोल्यूशन का टॉपिक। देन नेक्स्ट यूनिट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स करें। आपके जो भी कमेंट्स है फीडबैक में हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इन योर स्टडी ग्रुप, पीयर ग्रुप। और स्टे हेल्दी, पढ़ते रहें, आसपास अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।